नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इशू जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और बहुत सारे एज के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको कहते हैं पैनिक अटैक डिसऑर्डर। अब मैं आपके आगे 3 पेशेंट्स के फीडबैक्स और उनके एक्सपीरियंसेस को रीड करूंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। पेशेंट नंबर 1, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। फेल्ट लाइक एन हार्ट अटैक, कि जैसे मेरी दिल की धड़कनें ही बंद हो जाएंगी। पेशेंट नंबर 2, मुझे दिन में 2-2 बार भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना होता था। कई बार मैं हॉस्पिटल के बाहर भी जाकर खड़ा रहता था कि जैसे ही मुझे हार्ट अटैक या पैनिक जैसी सिचुएशन होगी तो मैं जाके अपना ईसीजी या कुछ और टेस्ट एकदम से करवा लूँ। पेशेंट नंबर 3, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक टनल में जा रहा हूँ और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। ये तीनों इंस्टेंसेस जो हैं, ये तीनों पेशेंट्स की जो रिव्यूज़ हैं, ये हमें ये बताते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर हमारे साथ करता क्या। पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें एकदम बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता, एकदम से हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, एकदम से हमारी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं, हमारा गला सूखना शुरू हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है, हमारी कहीं डेथ ना हो जाए। ये जो डिसऑर्डर है, ये जो हमारे को अटैक्स आते हैं, ये अटैक बहुत सारे लोगों को दिन में 2 बार 3 बार भी आते हैं। कई लोगों को इसके बारे में बहुत लेट पता लगता है, बहुत देर बाद पता लगता है। बहुत टाइम तक लोग हॉस्पिटलों के, क्लिनिक के, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास चक्कर लगाते रहते हैं, बट वो ये समझ नहीं पाते ये उनकी पैनिक मतलब एंजाइटी का एक पार्ट है। उनको ये पैनिक अटैक हो रहे हैं, जहाँ पे उनको मरने का डर एकदम से सताना शुरू कर देता है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर हमें क्यों हुआ। वैसे तो हम बहुत हेल्दी हैं, हम तो अच्छा खासा अपनी डाइट भी लेते हैं, हम तो ड्रिंक भी नहीं करते, हम तो स्मोक भी नहीं करते, फिर भी हमें पैनिक क्यों हो रहा है। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीज़न इसका होता है जेनेटिक। कई बारी आपके दादा की साइड पे, दादा दादी के साइड पे, कई बारी आपके पापा मम्मी, कई बारी आपके नाना नानी की साइड पे आपको देखना होता है कि आपके फैमिली साइकिल में किसी को किसी तरीके का मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं था। हो सकता है कि वो कभी आइडेंटिफाई ना हुआ हो, बट हम उनके वर्ताव को बिहेवियरल इश्यूज मान के आज तक इग्नोर करते हुए आए हों, बट वो एक्चुअल में एक मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है आप तक। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाउ वी आर डीलिंग विद आवर स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कितना है, क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में परेशान कर रही हैं हमें, हमारी बिजनेस कैसे चल रहे हैं, हमारा वर्क लाइफ कैसा है, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा खाना पीना कैसा है, उस पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती हैं। थर्ड, कई बारी रिलेशनशिप्स में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सीन हो जाता है हमारे साथ, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक हमारी ज़िंदगी में इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। वो वन टाइम इवेंट हुआ होता है, हम बार बार यही सोचते हुए डरते रहते हैं कि कहीं मेरे साथ वो दोबारा ना हो जाए। इसमें ये भी होता है कि कई लोगों को ना पैनिक अटैक कई बारी किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। आने के बाद जब उस टाइम आ जाता है तो उन लोगों को कई बार ये भी शुरू हो जाता है पैनिक अटैक के बाद कि यार मेरे को एक बार पैनिक अटैक आया था, कहीं दोबारा ना आ जाए। तो कई बार लोग उसकी वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर में आ जाते हैं। अब इसमें इंसान यूजुअली क्या करता है, इंसान जिन जिन जगहों पे उसको पैनिक सिचुएशन महसूस हो रही होती है या जिन जिन जगहों पे उनको लगता है कि उसको पैनिक अटैक आ चुका है या आ सकता है, वो इंसान उन जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो उन जगहों को अवॉइड करना शुरू करता है, उतना उतना उसका एंजाइटी, उसका पैनिक का लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को और ज़्यादा अपने आप को डराने के लिए रीजंस, जस्टिफिकेशंस दे दिए। अब
जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो आपको लगता है कि कहीं मुझे मेट्रो में कुछ ना हो जाए, आप कैब में ट्रैवल करना शुरू करते हो। जब आप कैब में ट्रैवल करते हो आपको लगता है मैं कहीं जाम में ना फंस जाऊँ, मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं मर ना जाऊँ। आप कैब में भी ट्रैवल करना बंद कर देते हो। आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करते हो तो आपको घर में बैठे बैठे यही ख्याल चलते रहते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँगा, मुझे पैनिक हो गया तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊँगा। तो आप इसी हलचल में अपने 24 घंटे निकाल देते हो और अपनी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब करवा लेते हो। पैनिक डिसऑर्डर के काफ़ी ट्रीटमेंट होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, पैनिक डिसऑर्डर का पहला ट्रीटमेंट होता है मेडिकेशन। वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जब आप जाते हो, हमारे देश में आज भी बदकिस्मती से लोग साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में शर्माते हैं। घर वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि हमें समझना पड़ेगा कि जिस स्टिग्मा को लेकर हम आज भी परेशान हैं, उस स्टिग्मा की वजह से आप जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो आप अपने अच्छे इमोशंस अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी वर्क लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ छोड़े बैठे हो। क्यों? क्योंकि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा ये आपके दिमाग पे इतना हावी हो जाता है। अब जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है, जो सबसे मेजर ट्रीटमेंट है, वो मेरे जैसा कोई साइकोलॉजिस्ट ही आपके साथ कर सकता है, जो पैनिक अटैक में हेल्पफुल है। वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारे ख्यालों के साथ, हमारे बिहेवियर्स में जो एक्शंस हमने एंजाइटी की वजह से डेवलप कर चुके हैं, जो एंजाइटी को कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हैं, उनको कैसे चेंज करा जाए, अपने बिहेवियर्स को कैसे चेंज करा जाए, अपने थॉट्स को कैसे चेंज करा जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अपने इमोशंस, ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में करके पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर से पूरी तरीके से बाहर आया जा सकता है। कई लोग बहुत टाइम से पैनिक और एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, उनको बाहर आने में टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आज डॉक्टर के पास गए और हम कल इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, या बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं कि 100% तो मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा ना, मेरे को तो इसमें से बाहर आना है, नहीं तो मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो इस तरीके की जब आप मेंटालिटी को अपने साथ लेके चलते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करेगी, घटाने का काम नहीं करेगी। ये पैनिक डिसऑर्डर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप तक पहुंचा पाया। मेरा नाम संदीप है, मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूँ, मैं होम विजिट्स भी देता हूँ, और आप मेरे क्लिनिक पे आके भी मेरे से मिल सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओसीडी, एगोराफोबिया, कोई भी किसी भी तरीके का फोबियाज, ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर मतलब जहाँ पे इमोशनल बिहेवियरल मूड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। और जो दूसरे तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे आवाज़ें आती हैं, जहाँ पे इंसान कुछ बोलना शुरू कर देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो एक तरीके से साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करो, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करो और इस प्रॉब्लम से और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये स्टेप लीजिए। थैंक यू।